Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 खबर 10 बजे में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे निकाय चुनाव की। तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में प्रत्याशी चयन को लेकर मीटिंग और मंथन का दौर जारी है। कांग्रेसी खेमे में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक करीब 6 घंटे तक चली, जिसमें एक एक नाम पर चर्चा हुई और फिर उसके बाद विरोधियों को मात देने वाले चेहरों को ही चुनाव मैदान में उतारने का दावा किया गया। इधर भाजपा के चुनाव प्रभारियों की मौजूदगी में वरिष्ठ नेताओं ने मंथन किया। इस दौरान बीरगांव नगर निगम के लिए प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया गया, वहीं दूसरे निकायों के लिए भी चर्चा हुई है। 15 निकायों में चुनाव, भाजपा और कांग्रेस में टिकट पर मंथन। पार्टी दिग्गजों ने एक एक नाम पर की रायशुमारी। जिताऊ उम्मीदवार को उतारने का दावा। दिसंबर में छत्तीसगढ़ में होने जा रहे 15 नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस चुनाव समिति की मैराथन बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के प्रभारी सचिव चंदन यादव, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। बैठक में निकाय चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों द्वारा बनाई गई संभावित प्रत्याशियों की सूची पर बात हुई। सबसे पहले रिसाली और उसके बाद भिलाई चरौदा, भिलाई और बीरगांव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुआ। एक एक नाम पर रायशुमारी की गई। इन 15 निकायों में से 3 नगर निगम और 1 नगर पालिका परिषद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले में आती है, लिहाजा यहाँ पार्टी की साख दांव पर लगी है। दावा है कि एक एक नाम पर गंभीरता से चर्चा कर जिताऊ उम्मीदवार को ही चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। 2 तरह से मापदंड तय किए थे। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए और सर्वे में नाम होना चाहिए, जितने योग्य प्रत्याशी होना चाहिए वो मापदंड देखे गए। हर वार्डों का हमने सर्वे करवाया था, उन नामों पर भी विचार हुआ। देखिए, हम जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट दे रहे हैं, तो हमें उम्मीद है हम जिसको भी हम टिकट दे रहे हैं वो प्रत्याशी जीतेगा। इधर भारतीय जनता पार्टी जिला और संभागीय चयन समिति की बैठक रायपुर और दुर्ग में हुई। बैठक में जिला चयन समिति की संभावित प्रत्याशियों की सूची पर सभी वरिष्ठ नेताओं की राय ली गई। सबसे पहले सिंगल नाम वाले वार्ड के प्रत्याशी तय हुए, फिर 2 से अधिक नामों पर चर्चा की गई। पूर्व मंत्री और रायपुर के संभागीय चयन समिति के सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि प्रत्याशियों की योग्यता, पार्टी के प्रति समर्पण और जीतने की संभावना को देखकर ही नाम तय किए गए, जिसकी घोषणा भी लगातार की जा रही है। मापदंड जीतने का मापदंड है और जीतने के मापदंड के आधार पर पूरे 40 वार्डों के प्रत्याशी सर्वसम्मति से तय हो गए। सभी प्रकार के समीकरण चुनाव जीतने के लिए जितनी आवश्यकताएं होती हैं, उन सब आवश्यकताओं को पूरा करते हुए प्रत्याशियों का चयन किया गया। कुल मिलाकर प्रत्याशी चयन के लिए दोनों पार्टियों की बैठक में एक एक नाम पर चर्चा के बाद दावा यही है कि जीतने वाले चेहरे को ही टिकट दिया जा रहा है। दोनों दलों की तैयारी ये बताती है कि इन 15 निकाय में हो रहे चुनाव को कांग्रेस और भाजपा कतई हल्के में नहीं ले रही। इसे 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता का मूड भांपने के तौर पर भी देखा जा रहा है। सवाल ये, इस कवायद में बाजी कौन मारता है और बचे हुए दावेदारों को कौन बेहतर तरीके से वक्त पर साध पाता है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। सारंगढ़ जिला बनने के बाद पहली बार होने जा रहे नगर पालिका चुनाव को लेकर इस बार तैयारियां जोरों पर है। जिला मुख्यालय की सीट होने के चलते नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर इस बार दोनों पार्टियों की नजर है। 15 वार्ड वाले सारंगढ़ नगर पालिका में अध्यक्ष की सीट SC महिला वर्ग के लिए आरक्षित है और सिर्फ 3 वार्ड ही SC आरक्षित है। ऐसे में सामान्य सीटों पर भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के SC वर्ग के प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं। साथ ही दोनों दल अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। नगर पालिका का चुनाव वहाँ सारंगढ़ में होना है, क्योंकि जिला बनने के कारण बहुत ही ज्यादा उत्साह है। अध्यक्ष पद के लिए आरक्षित है महिला, उसमें लगभग 3 सीटें आरक्षण में हैं पार्षदों के लिए, लेकिन स्थितियों को देखते हुए हम वहाँ और भी सीटों पर उन महिलाओं को चांस दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सारंगढ़ नगर पालिका चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है। अध्यक्ष वहाँ पे वो SC महिला को बनना है
और 2-3 सामान्य वार्ड भी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने प्रमुख एससी महिला की कैंडिडेट है उनको लड़ाने की में लगी हुई है। निकाय चुनाव को लेकर बिलासपुर में भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। प्रत्याशी चयन को लेकर पार्टियां सक्रिय हो गई है। दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में है। कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर योग्य उम्मीदवार की तलाश शुरू कर दी है, तो वहीं बीजेपी ने मंडल कमेटी के जरिए जिताऊ प्रत्याशी के लिए रायशुमारी करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, बिलासपुर निकाय क्षेत्र में केवल वार्ड 29 के लिए ही चुनाव होना है। कांग्रेस पार्षद शेख गफ्फार के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। अभी जो लब्बो अब ये है टिकट कि उनके परिवार के सदस्य को ही टिकट मिलेगा, किसी एक सदस्य मिलेगा जो योग्य हैं, जो गफ्फार भाई के कामों को आगे बढ़ा सकते हैं, गफ्फार भाई के नाम के आगे बढ़ा सकते हैं। प्रत्याशी चाहे जो भी हो, चुनाव को गफ्फार भाई के नाम से लड़ा जाएगा। उस परिवार में आपस में ही 2-3 दावेदार हैं। पार्टी कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है कि वो किसको प्रत्याशी बनाती है, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहाँ सशक्त मजबूत उम्मीदवार उतारेगी। धान के कटोरे छत्तीसगढ़ में कल से धान त्योहार शुरू होने जा रहा है। जी हां, कल से पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी और इसे लेकर किसानों में बड़ा उत्साह है। कुल 22,66,000 रजिस्टर्ड किसानों से 2,399 सहकारी समितियों से धान की खरीदी की जाएगी। अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार किसानों से रिकॉर्ड 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी। इसके लिए 88 नए खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। वहीं अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए पुलिस, राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम राज्य की सीमाओं पर चौकसी करेगी। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए सरकार ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। इस साल कुल 22,66,000 रजिस्टर्ड किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। किसानों से धान की खरीदी कुल 2399 सहकारी समितियों से की जाएगी। अनुमान है कि इस बार किसानों से रिकॉर्ड 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होगी। इसके लिए इस बार 88 नए खरीदी केंद्र खोले गए हैं। 31 जनवरी 2022 तक धान की खरीदी की जाएगी। 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने के लिए 5 लाख गठान बारदाने की जरूरत पड़ेगी। इसमें से राज्य को अब तक 86,000 जूट बारदाने मिल चुके हैं। वहीं पीडीएस दुकानों और मिलर से 1 लाख गठान बारदाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा ओपन मार्केट से करीब 1.13 लाख गठान HDPI PP बारदाने का इंतजाम भी किया जा रहा है। बारदाने की वजह से कोई अव्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो, इसलिए सरकार ने किसान को खुद के बारदाने में धान बेचने की अनुमति भी दे दी है। बारदाने की कमी को लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है, तो आप देख रहे हैं कि समूचे छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से लगभग उत्सवी माहौल है किसानों के बीच में। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को प्रभावित करने की जो साजिश की जा रही है, उसके कारण हमने किसानों के पुराने बारदाने में धान खरीदी करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्थित हो, इसके लिए सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि टोकन सिस्टम लागू करें। पहले से जिनका टोकन मिला रहेगा वो खरीदी केंद्र में अपना धान लेकर के जाएगा, ताकि खरीदी केंद्र में एकाएक भीड़ ना बढ़े। तो व्यवस्था को बनाने के लिए किया गया है और ये अच्छी पहल है। और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा धान खरीदी के केंद्र खोले गए हैं और विश्वास है कि बहुत बेहतर ढंग से खरीदी होगी। देर से ही सही, मोदी जी ने अगर माफ़ी मांगी है, किसानों के हित में निर्णय लिया है, तो मैं उसकी प्रशंसा करूँगा। धान खरीदी की पूरी व्यवस्था सही तरीके से चले, इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर नोडल अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा राज्य की सीमाओं पर चेक पोस्ट लगाकर अवैध धान के परिवहन पर सख्त कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। पुलिस, राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम इसकी निगरानी कर रही है। इसी कड़ी में डोंगरगढ़, पेंड्रा समेत कई जगहों पर अवैध धान की जब्ती हुई। धान खरीदी शुरू होने से पहले कहीं कहीं टोकन को लेकर अव्यवस्था की स्थिति बनी, जिसके बाद धान खरीदी शुरू होने से पहले चीफ सेक्रेटरी ने बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी और एसपी को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों को किसी तरीके की कोई परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
शिवराज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेजों के भवन के लिए मंजूरी दे दी गई है। 1200 करोड़ की लागत से जनजातीय क्षेत्रों में यानी कि राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली में कॉलेज भवन बनाए जाएंगे। भवनों को बनाने के लिए निर्माण एजेंसी का चयन अलग से किया जाएगा। वहीं 12 साल या उससे कम उम्र की बच्चियों के साथ होने वाली दुष्कर्म की घटनाओं में फांसी की सजा के प्रावधान वाला विधेयक वापस लिया जाएगा। दरअसल इसमें किए गए सभी प्रावधानों को केंद्र सरकार ने केंद्र अधिनियम दंड विधि संशोधन अधिनियम साल 2018 में शामिल कर लिया गया था, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में पारित विधेयक मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा था, क्योंकि ये कानून पूरे देश में लागू हो चुका है। कि कांग्रेस की गवर्नमेंट जो थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले, शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले, आजादी के बाद से तब तक कुल 5 मेडिकल कॉलेज थे और आज हमारे मेडिकल कॉलेजों की संख्या इन 5 को मिलाकर 20 हो गई है। मंडला, सिंगरौली, श्योपुर, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, ऐसे ये 6 मेडिकल कॉलेज हैं। 1200 करोड़ के आसपास ये राशि आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा मंजूर की गई है इन मेडिकल कॉलेजों में। छत्तीसगढ़ में आज 34 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। सबसे ज्यादा 14 नए मरीज रायपुर में मिले हैं, जिनमें 3 लोग एक ही परिवार के हैं। ये एक कोरोना मरीज के संपर्क में आए थे। इसके अलावा 2 लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री मिली है। ये दोनों कोलकाता और मुंबई से लौटे हैं। इधर नंदनवन घूमने के दौरान 2 लोग और बूढ़ा तालाब घूमने गए एक अन्य कोरोना संक्रमित मिला है। पॉजिटिव मिले 2 कर्मचारी रायपुर कलेक्ट्रेट के हैं। स्वास्थ्य विभाग अब इनके परिजनों की जांच करने के लिए कह रहा है। रायपुर के अलावा रायगढ़ से 7 मरीजों की पहचान हुई है। दुर्ग में 3, धमतरी, बिलासपुर में 2 और महासमुंद, कोरबा, जशपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर में 1 कोरोना मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज 34 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब एक्टिव मरीजों की संख्या छत्तीसगढ़ में 318 हो गई है। 17 जिलों में कोरोना का कोई मरीज सामने नहीं आया है। देखते हैं अब तक की बिग न्यूज। लद्दाख सेक्टर में चीन की हर एक एक्टिविटी पर अब भारत की नजर रहेगी, क्योंकि इजराइल ने भारतीय सेना को ऐसे ड्रोन दिए हैं जिनकी मदद से चीनी सेना की हर नापाक हरकत को मुकम्मल होने से पहले ही रौंद डाला दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इन ड्रोन्स के जरिए चीन के सारे मंसूबों का काला चिट्टा भी भारतीय सैनिकों को आराम से मिलता रहेगा। पीएम मोदी अगले साल जनवरी में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जा सकते हैं। नए साल में पीएम की पहली विदेश यात्रा होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई में मोदी दुबई एक्सपो देखने भी जा सकते हैं। यहाँ 4 मंजिला इंडियन पवेलियन भी बनाया गया है। इसके अलावा वो यूएई के टॉप लीडरशिप से भी मुलाकात कर सकते हैं। राज्यसभा के 12 निलंबित सांसद बुधवार को संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देंगे। सांसद राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को अपने निलंबन को निरस्त करने के लिए पत्र भी लिखने वाले हैं। टीएमसी के सांसद ने कहा कि हम दूसरे सांसदों को भी उनका समर्थन देने के लिए आमंत्रित करते हैं। कुछ देशों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। अब नए कोविड-19 गाइडलाइंस 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पत्र लिखकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने के लिए कहा है। नए वेरिएंट के खतरे के बीच कल लोकसभा में कोरोना वायरस पर चर्चा होगी। कोरोना पर होने वाली ये चर्चा नियम 193 के तहत होगी, जिसमें वोटिंग का प्रावधान नहीं है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वायरस के नए वेरिएंट को लेकर चिंता जाहिर भी की थी। साल 2021 में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और इस वित्तीय वर्ष में जुलाई से सितंबर के बीच दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर 8.4% रही, जबकि पहली तिमाही में जीडीपी 20.1% रहा था। सांख्यिकी कार्यालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं।
और आइए अब देखते हैं कुछ दूसरी खबरें। झारखंड की सीमा से लगे जशपुर के लोदाम में एक बारात बिना सात फेरे के और दुल्हन के बिना ही लौट गई। दुल्हन और उसके परिजनों ने दूल्हे के परिजन पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है। वहीं वर पक्ष का कहना है कि शादी में व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसलिए हम बारात लौट लाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल तपकरा से दूल्हा बारात लेकर लोदाम पहुंचा था, जहां पहले दोनों पक्षों की मौजूदगी में वरमाला का कार्यक्रम तो हुआ, वर वधू ने एक दूसरे को जयमाला भी पहनाई। इसके बाद दूल्हा और बारात जनवासा चला गया, जहां से दूल्हा पक्ष के लोग वापस मंडप में नहीं लौटे और दुल्हन को लिए बिना शादी के वापस लौट गए। अब दुल्हन और उसके परिजनों का आरोप है कि दूल्हे और उसके परिजनों ने 10 लाख रुपए और या फिर कार की मांग कर दी। वहीं दूल्हे पक्ष के लोगों ने थाने में आवेदन देकर शादी में इंतजाम सही नहीं होने का हवाला देते हुए बारात वापस ले जाने की बात कही। पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। या 10 लाख नकद दे दीजिए, तो हम बोले भाई नहीं दे पाएंगे। इसी बीच उनको हम बोले कि भाई हम तो देने में असमर्थ हैं, आप हमारे यहाँ चलिए, शादी कीजिए, बाद में होगा तो हम आपको बनेगा तो देंगे, जितना होगा हम आपका हेल्प करेंगे। लेकिन उन्होंने गाली गलौज देख के अपमान सनत शब्द भी बोला, गाली का भी प्रयोग किया और अपने पूरे बाराती के साथ वापस चले गए। गुप्ता परिवार के यहाँ एक शादी विवाह था, जिसमें तपकरा से बारात आई हुई थी। वर वधू पक्ष के बीच में कुछ विवाद हुआ है, जिसके चलते बारात वहाँ से वापस लौट गई। दोनों पक्षों के द्वारा आवेदन पत्र दिए गए हैं, जिसकी जांच उपरांत जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुरूप आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव के पास पर्री नाला इलाके में ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार हेडमास्टर की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने मौके पर चक्का जाम कर दिया। कई घंटे तक चला चक्का जाम प्रशासन के रोड डिवाइडर को तोड़े जाने के बाद ही खत्म हो पाया। दरअसल 50 साल के हेडमास्टर भावदास रामटेके अपने भतीजे 24 साल के संजय रामटेके के साथ बाइक पर जा रहे थे, तभी नेशनल हाईवे में पर्री नाला के पास तेज रफ्तार हाईवा ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। भावदास रामटेके की मौके पर ही मौत हो गई। संजय रामटेके गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने हाईवे को रोड डिवाइडर को तोड़े जाने की मांग करते हुए चक्का जाम कर दिया। जगदलपुर से विशाखापट्टनम रेल मार्ग पर किरंदुल रेल सेक्शन में 26 नवंबर की रात नक्सली वारदात के बाद मालगाड़ियों का आवागमन फिर से बहाल कर दिया गया है, लेकिन यात्री ट्रेनें बंद रहेंगी। 15 दिसंबर तक किरंदुल जाने वाली यात्री ट्रेनें रोक दी गई है। इसके पीछे नक्सली वारदात को मुख्य वजह बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, भुवनेश्वर जगदलपुर हीराखंड एक्सप्रेस और जगदलपुर राउरकेला एक्सप्रेस का संचालन 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक ओडिशा के कोरापुट से किया जाएगा। ये दोनों यात्री ट्रेनें 4 दिनों तक जगदलपुर न आकर कोरापुट से लौटेंगी। ये निर्णय जयपुर छतरपुर स्टेशन के बीच बिछाई गई नई रेल लाइनों में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के लिए लिया गया है। इसी तरह बस्तर में 15 दिसंबर तक यात्री ट्रेनों का आवागमन प्रभावित रहेगा। मध्य प्रदेश के जिला सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में दंत चिकित्सकों की कमी 2 महीने के भीतर दूर हो सकती है। इन अस्पतालों में करीब 150 डेंटल डॉक्टर्स की पदस्थापना की जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जिन अस्पतालों में एलोपैथी डॉक्टर नहीं है, वहां डेंटल डॉक्टर्स इसकी कमी को पूरा कर सकेंगे। डेंटल डॉक्टर्स की पदस्थापना का एक और बड़ा फायदा होगा, वो ये कि मुख के कैंसर की अब जल्द ही पहचान हो सकेगी। अभी ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में डेंटल डॉक्टर्स ना होने से शुरुआती अवस्था में मुंह के कैंसर के मरीजों की पहचान नहीं हो पाती है, जबकि प्रदेश में मुख के कैंसर के रोगी सबसे ज्यादा हैं। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में अब अनिवार्य तौर पर डॉक्टरों को सरकारी सप्लाई में मौजूद दवाएं मरीजों को देनी होगी। बाहर से दवाएं मंगाने पर या फिर लिखने पर डॉक्टर को अपना नाम पर्ची पर स्पष्ट तौर पर लिखना होगा, ताकि मालूम चले कि किसके कहने पर दवा बाहर से लाई गई है। दरअसल सीजीएमएससी से पर्याप्त मात्रा में दवाएं मेडिकल कॉलेज को उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन इसके बाद भी निजी प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए कई बार इन दवाओं पर भरोसा ना कर डॉक्टर बाहर से दवा लाने के लिए अस्पताल में भर्ती मरीजों को लिख देते हैं और इसके कारण मरीजों को परेशान होना पड़ता है।
सड़क दुर्घटना में होने वाले घायलों की जान बचाने के लिए जबलपुर जिला प्रशासन ने नेक इंसान नाम की एक योजना शुरू की है। योजना के तहत घायलों की मदद करने वालों को जिला प्रशासन सम्मानित करेगा। ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट, प्रतीक चिन्ह और सम्मान राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। दरअसल दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति को समय पर मेडिकल सुविधा मिल जाए तो उसकी जान भी बच सकती है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि दुर्घटना या फिर किसी आपदा के वक्त जान बचाने के लिए बहुत छोटा सा वक्त लगता है, जिसे गोल्डन आवर कहा जाता है। हादसे में मदद करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए ये सम्मान योजना शुरू की जा रही है। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कलेक्टर, एसपी, सीएमएचओ और आरटीओ रहेंगे। इस पर कमेटी ही निर्णय लेगी। कोई सड़क दुर्घटना होती है और उस समय घायल हो जाते हैं और वहाँ कोई व्यक्ति उसको ट्रॉमा सेंटर या हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य ये है कि व्यक्ति की जान बचाई जा सके और जो ऐसे लोग हैं वो उनको प्रोत्साहित किया जा सके। मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा की चर्चित एसडीएम प्रिया वर्मा डीएसपी आशीष पटेल के साथ शादी के बंधन में बंध गई। उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वर्तमान में कन्नौद एसडीएम के पद पर पदस्थ प्रिया वर्मा ने शादी की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की है, जिन्हें अब तक हजारों की संख्या में लाइक्स मिल चुके हैं। प्रिया वर्मा ने रायगढ़ में अपनी पोस्टिंग के दौरान धारा 144 लागू होने के बाद भी सीएए के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेता को थप्पड़ मारा था। छत्तीसगढ़ में हाथियों ने उत्पात मचा रखा है और इससे ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें, ग्रामीण भय के साए में रत जगा कर रहे हैं। ऐसी ही दो तस्वीरें देखने को मिली। धमतरा के मगरलोड क्षेत्र में 3 दंतैल हाथियों ने एक महिला को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से इलाके में दहशत है। लोगों के मुताबिक भालूचुबा गांव के कमारपारा की रहने वाली महिला पति से विवाद होने के बाद जंगल की ओर निकली थी। दूसरी ओर मरवाही में 3 दिनों से 42 हाथियों का दल आतंक मचा रहा है। 42 हाथियों के दल ने 7 ग्रामीणों के घरों को तोड़ दिया है। कई फसलों को भी रौंद दिया है। लोगों को दूसरे सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।